यथेष्ट चरण वंदन प्रणाम, प्रिय दर्शकों को सादर अभिवादन। आज एक आत्मकथा हम पढ़ेंगे। आत्मकथा ये लिखी गई है, मूलतः जो इसकी प्रणेता लेखिका है उनका नाम है मन्नू भंडारी। इनका जन्म 1931 में हुआ था, आपको पूर्व की वीडियो में मैंने बताया था। और इस रचना में मूलतः उनकी कुछ महत्वपूर्ण जीवन के क्षणों को उजागृत किया गया है, प्रस्फुटित किया गया है। और इस रचना को पढ़ने के पश्चात आप जो अनुभव करेंगे वो अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे स्वजीवन में, और किस प्रकार से व्यक्ति आगे बढ़ता है ये भी आपको समझने का अवसर प्राप्त होगा। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे क्षण आते हैं जो मन्नू भंडारी के जीवन में आए हैं, और सभी के जीवन में वो आते रहते हैं, सभी अनुभव करते हैं। तो पहले उनकी इस आत्मकथा के विषय में तनिक जान लेते हैं हम। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जाने कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथा में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 1946 से 47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी कभी भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़की बनते हुए और संपूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित किया, और आज़ादी की जो महत्वपूर्ण युद्ध स्थली थी उसमें भी अपना वर्चस्व दिखाया। ऐसा हम समझ सकते हैं कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी, आप समझे इस बात को कि आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की उसमें उसका उत्साह, ओज यानी उत्साह तो आप समझ ही रहे हैं, ओज यानी ओजस्विता, उनकी यशस्विता तथा कीर्ति, किस प्रकार से संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है, ये सब आप देखेंगे इनकी आत्मकथा में। तो अब आत्मकथा इनकी प्रारंभ होती है। एक कहानी यह भी। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। डिक्टेशन यानी किसी ना किसी को कुछ बताते रहते थे, लिखवाते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ, और सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं तथा पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। तो अपनी माता के विषय में वो ऐसी बातें बता रही हैं कि हम सभी उनको अनपढ़ और बेपढ़ी लिखी समझते थे, लेकिन उनकी जो स्वाभाविक अभिवृत्ति थी वो अत्यंत अच्छी थी, और पिताजी की आज्ञा का पालन करते रहती थी, हमारी बातें सदैव सुनते रहती थी, जो हम कहते थे वही करती थी हमारी माता जी। तो ऐसा बताना चाहती हैं, यहाँ पर बता रही हैं मन्नू भंडारी जी।
अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेशक ही नहीं थे, उपदेशक यानी उपदेश देने वाले ही नहीं थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया भी है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुँचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। दरिया दिली यानी उनके कार्य करने तथा उनके अच्छे व्यवहार के चर्चे पूरे क्षेत्र में थे। तो एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी यानी तनिक घमंडी स्वभाव के, अहंकार को अधिक परिपुष्ट करने वाले व्यक्तित्व थे, यानी अहंकारवादी थे तनिक। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, कह रही है लेखिका कि पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। यानी जब मैंने देखा तब तो वो भग्नावशेषों की जो गठरी थी उसको ढोने वाले थे, केवल कुछ ही शेष उनमें अहंकार रह गया था। ऐसा लेखिका बता रही थी कि अब उनमें आप कह सकते हैं कि अहंकार नाम मात्र के लिए था। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों से भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण, यानी धन का जब उनको एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो ऐसा लेखिका बता रहे हैं कि एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश यानी विषयवार इसको कहते हैं, अगर जो आप संस्कृत निष्ठ शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश यानी विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। कहने का तात्पर्य यह है कि इंदौर से जब वो अजमेर आए तो जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाया और उसको प्रारंभ कर दिया आगे बढ़ाना, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, यानी उनके पिताश्री इससे यश बहुत ही प्राप्त किया उन्होंने, कीर्ति उन्हें बहुत ही मिली, ख्याति बहुत मिली, प्रतिष्ठा यानी सम्मान प्राप्त हुआ, पर अर्थ नहीं यानी धन नहीं प्राप्त हुआ। और शायद अर्थ नहीं प्राप्त हुआ, अर्थ तो प्राप्त हुआ ही नहीं, ये बात तो सच है, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया था। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशता का भागीदार बनाएं। अब कहने का तात्पर्य यह है कि जो उनकी आर्थिक स्थिति अधिक खराब हो गई और उनका जो अहम अधिक विस्फारित हो रहा था, फैल रहा था, बढ़ रहा था, तो उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को भी अपने दुख के लिए और धन कहीं से संचय करने के लिए भागीदार बना सकें। नवाबी आदतें यानी पिताश्री की नवाबी आदतें थी, यानी अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ऐसी आदतें रही होंगी या कुछ बड़ा ही करने का प्रयास। तो नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं अर्थात अधूरी वो इच्छाएं जो बहुत ही बड़ी हों, बहुत ही विशाल हों, जिनको पूर्ण कर पाना असंभव सा हो। तो नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को
कपाती थर थराती रहती थी। यानी जो पिताश्री की आदतें थी वो अत्यंत नवाबी थी, महत्वाकांक्षा पूर्ण थी और शीर्ष पर थी। यानी वो चाहते थे कि अच्छा से अच्छा पहना जाए, अच्छा से अच्छा खाया जाए और धन संचय किया जाए। लेकिन इन्हीं शीर्ष आदतों के कारण वे हाशिए पर चले जाने लगे, सरकते चले गए। यानी हाशिए का अर्थ एकदम एकदम किनारे पर, तटस्थ, जिसे हम कह सकते हैं तट पर चले जाने वाले व्यक्ति। इस प्रकार की उनकी परिस्थिति, अवस्थिति हो गई। माँ को सदैव वो धिक्कारते रहते थे और उन पर अपना गुस्सा फोड़ते रहते थे, क्रोधित होते रहते थे। आप समझ सकते हैं कि जो अपना क्रोध होता था वो हमेशा माँ को कपकपाती थरथराती रहती थी, जो उनकी माता थी मन्नू भंडारी जी की। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोट। यानी कह रहे हैं कि अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आँख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। इस बात को थोड़ा और अच्छे से आप समझिए कि अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्हें आँख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते थे। कि भाई कह रहे थे कि पिताजी इतने शक्की मिजाज के हो गए थे, इतना अधिक लोगों पर विश्वास नहीं करते थे कि हम पर ही वो कभी कभी अपने क्रोध को किसी भी प्रकार से प्रकट कर देते थे, जो कि उचित नहीं था। तो मन्नू भंडारी जी ऐसा कहना चाहती हैं। पर यह पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। अब यहाँ पर लेखिका बताना चाहती है कि मुझे तो पता नहीं कि उनकी कौन कौन सी ऐसी कार्यकृतियाँ थी या कार्यकलाप थे कि उनके कौन कौन से गुण मेरे में भी समय आने पर प्रवेश कर गए। मैं तो यहाँ जाने या अनजाने में उनके व्यवहार को नहीं बता सकती, या जो मेरे अंदर परिवर्तन आए उनके बारे में मैं अधिक कुछ नहीं कह सकती। किन ग्रंथियों को मेरे अंदर उनके गुणों ने जन्म दे दिया, यानी किन गुणों के कारण या कौन से दोष, कौन से गुण उनके द्वारा मेरे में प्रविष्ट हो गए, ये बताना चाहती हैं लेखिका। मैं ये अनुमान नहीं कर सकती। लेखिका बताती हैं, मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, यानी तनिक उनका चेहरा या उनकी शारीरिक जो स्थिति थी वो अत्यंत अच्छी नहीं थी। तो मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमज़ोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। ऐसा बता रही है लेखिका कि जब मेरी बहन थी, बड़ी बहन, तो वो 2 साल मेरी से बड़ी थी और उनका सम्मान होता था और मेरी बुराई होती थी।
तो इस दुख से तनिक मैं आज भी उबर नहीं पाई, या मुझे इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो गया फिर भी मुझे कुछ खोया खोया सा लगता है। तो सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई, ऐसा बता रहे लेखिका। आप समझ पा रहे होंगे जो कहानी आगे बढ़ती जा रही है आत्मकथा। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को हो जाती हूँ। यानी तब भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि अगर जो उनकी कोई रचना बताता है, उनके विषय में कुछ अच्छा कहता है, तब भी लगता है कि नहीं कुछ तो लगता है कि तनिक गायब सा है, कुछ रिक्त है। शायद चेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। उन्हें लगता है कि मैंने जितना भी प्राप्त किया है सब कुछ एक तुक्का जैसा लगता है कि चलो अंदाज में अनुमान से सब कुछ हो गया है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा यह शक। कह रही है कि बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा है यह शक कि अपने ही लोगों ने किस प्रकार से विश्वासघात की गहरी व्यथा उपजा दी है मेरे अंदर। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रहती थी, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, कितने रूपों में आज मेरे अंदर भी वही गुण आ गए हैं। भले ही मैं पिताश्री से किसी न किसी बात को लेकर टकराती रहती थी, आज वही गुण भी मेरे अंदर हैं। ये मन्नू भंडारी जी कह रही हैं। कहीं कुंठाओं के रूप में, कह रहे हैं कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में, यानी उनकी ही छाया, उनकी ही तरह हर एक कार्य, ऐसा बताना चाहती हैं। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ा हुआ है और बैठा हुआ है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं भी कर सकता। तो लेखिका कह रही हैं कि स्थितियां कुछ भी हों, परंतु पूरी तरह से पूर्ण रूपेण इस प्रकार की जो स्थिति अब बन गई है उसे कोई बदल नहीं सकता। स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं ही कर सकता। सही बात है कि उनकी स्थिति जो है, अब उस प्रकार की स्थिति को उन्हें कोई भी चाहकर भी परिवर्तन नहीं ला सकता। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। ऐसी बातें बता रही हैं अपनी माता के विषय में कि अपनी माता श्री की प्रशंसा कर रही हैं वो कि पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति की थी शायद मेरी माँ। ऐसा बता रही है कि वास्तव में माताएं तो सबकी ही अच्छी होती हैं और उनमें सहन शक्ति अपार होती है।
और उनसे यदि हम भली भांति सुंदर व्यवहार करें तो निस्संदेह हमारे लिए वो ऐसे ही कार्य करेंगे जो सभी के जीवन के लिए मंगलकारी हो, उत्तम हो। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और यानी प्राप्त किया हुआ प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश, यानी जो भी बच्चे फरमाइश करते थे, जो भी कहते थे, और ज़िद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन कह रहे कि सहानुभूति तो माँ के साथ ही उपजा था, माँ के साथ ही था, लेकिन निहायत असहाय मजबूर में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। यानी जिस प्रकार की मेरी माँ थी, जैसा उनका उदार पूर्ण व्यवहार था, वैसा व्यवहार हमारे अंदर नहीं उत्पन्न हो पाया, ऐसा आदर्श हमारे अंदर नहीं उपज पाया। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता, सहिष्णुता उच्चारण पर ध्यान देना है, सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यानी पिता से प्रारंभ होने वाला पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। तो अब अपने पर लौट रही हूँ अपनी पैतृक पुराण को समाप्त करने के पश्चात। अगले भाग में हम देखेंगे किस प्रकार से अगली बार वो बताते हैं कि उनके परिवार से संबंधित नई बात क्या है, नया विचार क्या है, इसको हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Accessibility.